मैं चेतना साहू हूँ, कलकत्ता से 56 ईयर ओल्ड और 2 एडल्ट बच्चे की मदर हूँ। यहाँ मैं एक माउंटेनर होने के नाते मैं यहाँ पर आई हूँ। और जब माउंटेनरिंग की बात होती है तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होती है एवरेस्ट। तो 1984 में अभी का सबका पढ़ाई में भी आया है कि 1984 में हमारी भारत की पहली महिला मिस बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट को सर किया था। और जब उन्होंने एवरेस्ट सर किया तो मेरी जैसी कई महिलाओं का जो हौसला है वो बुलंद हो गया। मैं एक छोटी सी गुजरात में आनंद जो जगह है जहाँ अमूल डेयरी है वहाँ पर मैं पैदा हुई थी, जहाँ गरबा के लिए तो आपको लाखों का रुपया स्पॉन्सरशिप में मिलता था, लेकिन अगर आप कोर्स करना चाहो जहाँ मुझे 600 रुपीज़ चाहिए था तो वो नहीं मिलता था। और जब मैं अपनी माँ से बोलती थी तो बोलती थी कि हाथ पैर क्यों तोड़ेगी, लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। तो एक जरूर डर होता था। तो सबसे पहले गर्ल चाइल्ड होने के नाते हमारे परिवार में एक होता है कि लड़की बस उसको खाना बनाना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और अपना घर संभाले। और सबसे मुझे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन लगता था कि मैं कुछ करना चाहती थी। और आउट ऑफ गुजरात जब जाती थी तो बोलते थे कि दाल भात, तो वो भी मुझे कि दाल भात को क्यों बोलते हैं, दाल भात तो बहुत ही न्यूट्रिशन है। तो वो एक चीज़ जो आ गई थी मेरा दिमाग में। और फिर मैं एक बोलते जहाँ चाह वहीं राह, तो मैंने फिर बचेंद्री जिनको मैं अभी दीदी बोलती हूँ उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया। और जब मैं फॉलो करती करती गई तो मुझे वैसे ही रास्ते मिलते गए और मुझे पता चला कि माउंटेनरिंग में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसको बेसिक एंड एडवांस माउंटेनिंग कोर्स कहते हैं। उसके बिना आप माउंटेनिंग फील्ड में आप हिमालय में 19,000 अबव के पीक क्लाइंब करने नहीं जा सकते। तो मैंने फिर वो कोर्सेज भी किए। और कोर्सेज करने के बाद में जब एक 1991 में एक अल्पाइन स्टाइल करके होता है जिसमें ऑल स्टेट से सारे माउंटेनियर को बुलाया जाता है और एक 15 डेज का एक टास्क दिया जाता है। और उसमें मुझे मेरे होने वाले पति प्रदीप साहू जो खुद टाटा स्टील में काम करते थे और उनके मुंह से मैंने सुना कि वो बचेंद्री पाल को जानते हैं, उनके साथ एक्सपीडिशन किया है। तो मेरा फर्स्ट लव जो बोलता है ना देखते ही हो गया, वो मेरा हुआ था लेकिन मैंने बताया नहीं था। लेकिन बोलते हैं दिमाग में आप जो कुछ एक ड्रीम देखते हो कि आप कुछ चाहते हो, अगर उस सीड को आप कंटिन्यूस उसको जो भी सनलाइट चाहिए कि जो भी फर्टिलाइजर चाहिए कि जो भी पानी चाहिए, अगर आप उसको पोसते हो, उसको बड़ा करते हो तो ज़रूर एक न एक दिन वो बड़ा होके एक पेड़ बनता है। और मेरे साथ में भी वही रहा कि मैं शुरू से ही फोकस थी कि मुझे नेचर के साथ रहना है और भगवान मुझे रास्ता दिखाते रहा। और जब मैं माउंटेनरिंग की ट्रेनिंग करती थी तो एक ये था कि हम लोग फॉग वेदर अलग अलग टाइप का आता है। जब हम फॉग में चलते हैं तो हम लोग रुक नहीं जाते, फॉग में हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं, क्योंकि आप जब एक स्टेप आगे चलोगे तभी तो आपको आगे का रास्ता दिखेगा। तो एक मेरा में एक प्रकृति थी। और दूसरी बात थी कि क्रोध और गुस्सा वाली तो बहुत थी, लेकिन मेरी सारी एनर्जी जो थी वो मेरे स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट हो गई। मैंने किया नहीं लेकिन ऐसा हालात बने कि वो डाइवर्ट हो गया और मैंने उसको पॉजिटिव वे में भी लिया। क्या होता है कि 15-16 साल के बच्चों को अगर आप चाहो तो आतंकवादी बना दो, चाहो तो आप उसको कोई बहुत ही बड़ा फिलोसोफर बना दो या कोई स्पोर्ट्स पर्सन बना दो। तो मेरे साथ में राइट एज में एक राइट जो एक रिसोर्सेज था वो मुझे मिलता गया। और जब मैं शादी करके जब क्योंकि मेरा परिवार बहुत परेशान था कि ये एकदम टॉम बॉय टाइप की है, इसको तो लड़का मिलेगा नहीं, तो मुझे एक परमिशन दी थी कि तू कोई भी लड़का ले आ और शादी कर, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं किसी तरह से कहीं ना कहीं सेटल हो जाऊँ। और भगवान ने उनकी भी सुन ली और मेरी भी सुन ली और मुझे एक माउंटेनियर हस्बैंड भी मिल गया। और 91 के बाद में जब सारा वो भी एक अलग जर्नी रही, क्योंकि मैं गुजरात से थी और उड़ीसा में एक अलग टाइप का एक रूल्स रेगुलेशन कास्ट के होते हैं, लेकिन मैंने उस सब को एक्सेप्ट किया। और 95 में शादी करके जब 18 दिसंबर को मैं जब बचेंद्री पाल दीदी का ऑफिस में मुझे आशीर्वाद लेने के लिए वो जब ले गए, तो जिसकी आप भक्ति करते हो, जिसको आप हमेशा आप उनके फैन रहे हो, उनको सामने देखते ही मैंने उनको नमस्कार किया। और मैंने देखा वो लोग कुछ काम कर रहे थे, तो वो लोग एक ट्रांस हिमालय जर्नी की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो बोला चलेगी क्या, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि ये अभी शादी करके आई है, लोग कहाँ बाहर घूमना चाहते हैं, ये पहाड़ में जाना चाहती है। और मुझे वो मौका मिला। और 97 में हम लोगों ने अरुणाचल से लेके सियाचिन ग्लेशियर तक भारत की 7 महिला बचेंद्री पाल का नेतृत्व के अंदर में हमने पूरा अरुणाचल से पूरा भूटान से पूरा सिक्किम, नेपाल, कुमाऊं गढ़वाल, लाहौल स्पीति, हिमाचल एंड पूरा सियाचिन ग्लेशियर
नॉन स्टॉप वॉकिंग हमारा कंटिन्यूस रहता था। हमारे कहीं भी हमने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। हमने 40 हाई पासिस को क्रॉस किया था। तो वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला थी। एक किताबी ज्ञान तो लिया था, लेकिन जो भी मेरा रॉ मटेरियल था वो एक सही गुरु मिलने से आपका जो घाट है वो मेरा घटता गया। उसके बाद में आके मैं शादी करने की बात गई थी, तो परिवार तो मेरे 98 से 2000 तक में मेरे 2 बच्चे पैदा हुए। उसके बाद में मुझे लगता था अरे मोटी होगी, क्या करना है, फिटनेस नहीं बची है। मैंने फिर एक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स करने के लिए, क्योंकि जब आप एक एजुकेशन फील्ड में जाते हो तो आपके ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर आता है किसी के अंडर में आप जब ट्रेनिंग ये करते हो। तो जब मैंने वो लिया और वापस आई तो मैं बहुत ही फील करी और फिर तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं एक ही गुरु के साथ मैं लगातार, और टाटा स्टील का सपोर्ट कि मेरे हस्बैंड भी वहीं काम करते थे और उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैंने उसके बाद मैंने किलिमंजारो अफ्रीका में किया। वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक भूटान में जिसको स्नोमैन ट्रैक बोलते हैं 25 डेज़ का, वो मैंने किया। तिब्बत में खाटा वैली जो है। तो लगातार एक साल में जब भी मौका मिलता था, बच्चे थे तो हम लोग बारी बारी जाते थे। जब वो माउंटेन में तो मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी, और जब मैं माउंटेन तो वो बच्चों का ध्यान। और परिवार भी मुझे ऐसा मिला। मेरा भाई हमेशा रक्षाबंधन की गिफ्ट देता था कि तुझे जब भी पहाड़ जाना हो तेरे बच्चों को आके देखेंगे। एक गुजराती परिवार अपना बिजनेस एक दिन के लिए नहीं छोड़ते थे, लेकिन मेरे भाई भाभी एक महीना के लिए घर आते थे। तो इसी तरह से आने के बाद में जब 2013 में हम दोनों ने महसूस किया कि अभी क्या करना है हमको, एक एवरेस्ट के लिए सोचे कि नहीं। और सबसे बड़ी बात आ रही थी कि हमारी एज, मैं तब 47 थी। 2014 में हमने डिसाइड किया, हमने बोला नहीं चलो एक बार कर लेते हैं। हमने स्पॉन्सर जो भी अपनी पूंजी कमाई थी, और उस टाइम में 15 to 18 लाख पर पर्सन आता था, हम दोनों जा रहे थे। हमने 14 में गए, अनफॉर्चुनेटली एवलांच के चलते वो कैंसिल हुआ। 2015 में हमने अपना PF जो मैं तो होम मेकर थी, जो भी था वो डाल के। और सबसे बड़ा दर्द होता था जब मेरे छोटे बच्चे जो थे उनको ये बताना कि मैंने व्हील जैसा बना के जाना कि बेटा ये डायरी में लिखा है, हमको आने में थोड़ा देर होने से ज़रूरत पड़ने से डायरी को चेक करना। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक पहाड़ तो हम बाद में चढ़ते, सबसे पहले जो पहाड़ होता है वो यहाँ चढ़ना पड़ता है और एक घर में चढ़ना पड़ता है। और पर्टिकुलरली वुमन होने के नाते तो मुझे बहुत ही वो स्ट्रगल करना पड़ता था। और एज अ मदर जब हमने डिसाइड की मैं कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, और 2016 में हमने देखा कि मेरे बच्चे 10 और 12th में आ गए हैं, और कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी तो इंडियन मॉम तो ज़्यादा ही रहती है थोड़ा सा पीछे हथियार लेके। और तब एवरेस्ट का आया, फिर मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं अभी हमारे पास पैसा इतना नहीं है, क्या करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, अभी सागरमाथा शायद हमको नहीं बुला रहे। लेकिन तब मेरे जेठ, मेरे परिवार ने वो सारा जो फीस था वो पूरा भरा, और हमको बोला जाओ आप लोग तीसरी बार थोड़ा ट्राई करके आओ। तब हमने इतनी फिटनेस नहीं थी, लेकिन रेगुलर फिटनेस रखी थी। और 16 में हम लोग जब चले गए बेस कैंप में, मैंने पता नहीं नेचर को हम सरेंडर कर देते हैं। नेचर के साथ मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि नेचर में आप जाओगे तो कभी वो कोई ओपिनियन नहीं मांगता कि तुम कहाँ से आओ, क्या पढ़ी लिखी हो, क्या कलर है, कुछ नहीं। वो जस्ट आपको एम्ब्रेस करते हैं। बस आपकी तैयारी होनी चाहिए कि उसका रौद्र और रम्य जो भी स्वरूप है वो आप उसको ही करें। जैसे बच्चे अपनी माँ का जो दोनों, माँ मारती भी है जो भी करती है, लेकिन प्यार आप फील करते हो। सेम पहाड़ में भी मैं जाती हूँ, कष्ट होता है जब पहाड़ में हम चढ़ते हैं ना, तो लगता है कि जितनी बुराइयाँ हैं हमारी वो पैर से नीचे से जैसे निकलती जा रही है। और जब भी मैं वापस आती हूँ लगता था कुछ और एक डिग्री हासिल की। तो ये मेरी जर्नी का ये जो मैं एक 4 फोटो आपको, ये है एवरेस्ट समिट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो मैंने साउथ पोल से लिया था। ये मैं हूँ एवरेस्ट समिट पर, दूसरी साइड में चाइना, इस साइड में नेपाल है। यहाँ से आगे और कुछ नहीं, यहाँ कुछ थिंकिंग नहीं था, बस ये होता था कि नीचे कैसे जाना है। क्योंकि कोई भी माउंटेनियर की जर्नी तभी कंप्लीट होती है जब आप क्लाइंब करके आप सेफली बेस कैंप आते हो। और मेरे साथ जो एक इंसिडेंट बन गया था कि मेरा ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 28,000 फीट में ये माल फंक्शन किया था, और मुझे लास्ट 4 डिग्री का एक फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। तो इसके चलते मैं ये आने के बाद में जब नीचे आई तो परिवार के इस एज में किया और ये हालत हो गया। लेकिन मैं पूरा मक्कम रही। लोगों ने बोला कि आपका एम्पुटेशन करना पड़ेगा। ओटी में भी गई, फिर वापस आती थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो बोले नहीं ब्यूटिफिकेशन के लिए, बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो और कई रास्ता, बोला हाँ नेचुरल में करो। मैं तो कितना टाइम लगेगा, बोला 1 ईयर to 10 ईयर आपके पर है कि आप उसको इन्फेक्शन ना लगने दो। और मैंने 1.5 ईयर उस टाइम में मैं खाना, नहाना धोना सब कुछ मेरा फैमिली करता था। मैं जस्ट ऐसे खड़ी रहती थी। बेटी मेरी 16 साल की, जब वो कोई डेट करने जा सकती थी उस टाइम में उसने मेरी सेवा की, लेकिन उसका भी उसको फ़ायदा कि वो और स्ट्रांग बनती गई। तो एक जर्नी ऐसी रही कि मैं वो जो 1.5 ईयर में रही,
लेकिन ग्लो स्प्रिंग की मैं जर्नी करती थी। तब फिर बच्चन दीदी आई और मुझे वापस उनके साथ जो टाटा के प्रोग्राम में एवरेस्ट बेस कैंप में फिर से वहाँ ले गई और मुझे लगा कि मुझे और प्यार आ रहा है, मुझे पहाड़ों से डर नहीं लग रहा है। और ये जर्नी इतनी मेरी ब्यूटीफुल रही कि मेरे अंदर में मैंने अपने आप को पहचाना और मैं बहुत कुछ ऐसा लगी कि मेरे चलते मैं किसी को भी तकलीफ़ नहीं दे सकती हूँ। नेचर ने मुझे जब एक लाइफ दिया है, एक ब्यूटीफुल स्टोरी के लिए फिर से वापस भेजा है, तो मुझे अपना नया जन्म फिर से बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो आफ्टर 50 ईयर्स के बाद में जब ये हो गया, मैं सोचा मैंने कि अभी क्या किया जाए। तब बीच में कोविड भी आ गया। कोविड और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि 16 में मेरे हस्बैंड आफ्टर 6 मंथ के बाद उनको हार्ट अटैक आया। वो 4th हाईएस्ट पीक का तैयारी कर रहे थे एंड वी लॉस्ट हिम। और 2 छोटे बहुत कुछ आया, लेकिन उस टाइम में मेरे हस्बैंड के रुड़की के फ्रेंड्स, टाटा के माइनिंग फ्रेंड्स, मेरा परिवार, बच्चन दीदी और पूरा टीम ऐसे रहा कि मैं कहीं पर भी गिर नहीं सकती थी। जहाँ मैं गिरती थी और उनको पता था कि मैं गिरने से वो लोग मुझे उठाना भी सिखाता और मैं भी हिम्मत करती थी। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कोई खींच के तो नदी किनारे ले जाएगा, लेकिन पानी तो तभी पियोगे ना जब आपको प्यास होगी। मुझे वो प्यास थी और बहुत जेन्युइन प्यास थी, हार्ड वर्क करने की और ऑनेस्टी से रहने की और एक ही फील्ड में फोकस होकर चलने की। और मैं बहुत एडॉप्ट करती हूँ, एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ और रास्ता निकालती हूँ। और जो भी आता है, जितने दर्द, जितना पेन आया, उसको मैंने स्ट्रेंथ बनाया, उससे ही अपने आप को पहले लॉन्च किया। और ये 50 ईयर के बाद में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्लान किया कि 50+ लेडीज़ का हमने फिर से 25 साल के बाद हमने वही ट्रांस हिमालय जर्नी को फिर से करने का सोचा, जिसमें थोड़ा रोड पार्ट को हमने गाड़ी से कवर किया। फिर भी हमको 5 मंथ्स लगा। सबसे ओल्डेस्ट में बच्चन दीदी खुद 68, अभी वो 69, वासुमती दीदी बेंगलोर से, वो 69 और सबसे यंगेस्ट 53 थी। तो हमने ये लास्ट ईयर ही हम लोगों ने ये कंप्लीट किया। हमने द्रास में हमने वुमेंस डे के दिन शुरू किया था और हम लोगों ने 29 जुलाई विजया दिवस के दिन हमने द्रास में उसको कंप्लीट किया। तो ये मेरा सेकंड लाइफ है जो मैंने आपको पहले दिखाया। ये लास्ट ईयर का ही फोटो है जब मैं अरुणाचल से शुरू किया। ये मेरी पूरी टीम है जिसकी एक ताकत, आप सिंगल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप टीम में बहुत कुछ कर सकते हो। चाहे टीम आप 2 की हो, चाहे आप परिवार की हो। माउंटेनियरिंग खाली एक कोई स्पोर्ट्स नहीं है, वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग आप करता है और आपको जीवन का लाइफ इटसेल्फ इज अ एक्सपीडिशन। तो मैंने ज़िंदगी को हमेशा उस तरह से देखा है। इसके बाद में मैंने सोचा कि किस तरह से हैप्पी रह जाए। तो मैंने सोचा कि 50 बाद में जो अभी तक टच नहीं किया है ना ऐसे फील्ड को, तो एक स्काई डाइव, बचपन में भी मैं एरोप्लेन आने से मैं बाहर दौड़ती थी उसको देखने के लिए। और आज मेरी बेटी आज कॉमर्शियल पायलट, आज उसका लास्ट एग्ज़ाम है, वो CPL कर रही है और 12th के बाद से जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। बट उससे वो सपना कहीं ना कहीं, बोलते ना आप कहीं जो सोचते हैं कहीं ना कहीं सिर्फ आपको नहीं, आपकी चारों और जो भी लोग हैं उसको भी असर करता है। तो मैंने अभी ये जस्ट इसी साल मैंने स्काई डाइव करके आई, जो 30,000 फीट वो टेंडन था। लेकिन जो भी था मैंने इस एज में, मैं एक एज इज जस्ट नंबर। हमारे में नया कुछ तो होने वाला नहीं है, नया हार्मोन्स नहीं आएगा, लेकिन जो है उसको हमको स्ट्रेंथन करना है। मैंने स्कूबा डाइव भी किया। बाद में आने के बाद में मैराथन कभी मैं दौड़ती नहीं थी, मैं हमेशा क्लाइंबिंग के लिए हमेशा चलती थी, वेट लेके प्रैक्टिस करती थी। इवन घर में कोविड में भी 1459 स्क्वायर फीट का मेरा फ्लैट है, उससे मैं 15 किलोमीटर चलती थी, सामान 33 kg डाल के, और वो भी चावल का बोरी जो भी आता था डाल के प्रैक्टिस करती थी। मुझे बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो मुझे देखते थे, वो उठे ना उठे। लेकिन आज जब मैं इस एज में आई हूँ, मेरे जो अभी तक जो भी मेरे गुरु रहे, इंक्लूडिंग आप लोग भी, मुझे लगता है कि मैं अभी तक कुछ जानती ही नहीं हूँ। लाइफ इज़ लर्निंग, बस सीखते जाना है। और मैं सोची कि आने वाली जो भी मेरी पल है, मैं जितना भी लर्न की हूँ वो मैं जितना भी शेयर कर सकूँ और आगे हमेशा मैं पढ़ती रहूँ और सीखती रहूँ और जो जो सपने बाकी हैं उसको मैं पूरा करती रहूँ। तो और एक है, अभी 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों सेटल हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मुझे अभी माउंटेनियरिंग में जब हम चलते हैं तब जो हमारा एक हम ट्रेन माउंटेनियर है, तो हमारा सब टेक्निक होता है जिससे हमको थकान नहीं लगती है। मेरा 97 में हम लोग मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर डे चले हैं लेह में, आफ्टर 5 मंथ्स के बाद में। लास्ट ईयर हम लोग 20 to 30 किलोमीटर हमारा एवरेज वॉक रहता था। आज भी मैं कभी भी कोई बस गाड़ी मिले ना मिले मैं चल देती हूँ, अगर मुझे जल्दीबाजी नहीं है तो। मैं चलना पसंद करती हूँ, ट्रैवल करना पसंद करती हूँ, लोगों को मिलना पसंद करती हूँ, और कोई पूछे तो उनके साथ मेरी लाइफ जो है उसको शेयर करना मैं पसंद करती हूँ। और अल्टीमेट जब पीछे मुड़ के थोड़ा सा देखती हूँ कि तो क्या मैंने पाया है, तो एक जो बात थी मेरी कि मैं
मरने के डर से कभी मैंने सपने नहीं तोड़े, क्योंकि एक तो ट्रूथ है, मेरे हस्बैंड का जिस तरह से डेथ हुआ, सब लोग तो पहाड़ में जाकर नहीं मरते थे, वो तो सोफा में बैठ के उनका डेथ हुआ। तो डेथ क्या है, डेथ तो आना ही है। तो डेथ के चलते कि आप अपने सपने को गिव अप करेंगे, तो नहीं, वो मुझे गवारा नहीं था। और दूसरा कि आपको जो करना है उसके लिए आप 110% आपको देना है। और मैं गोल नहीं, मुझे वहाँ पर एवरेज पहुँचना है नहीं पहुँचना है वो नहीं था, लेकिन मैं वो जर्नी को ज़रूर टेस्ट करना चाहती थी, एंजॉय करना चाहती थी। और पहाड़ों ने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाया है कि मैं जो भी मैं सर्व करूँ, चाहे मैं वो फूड सर्व करूँ, चाहे मैं वर्ड सर्व करूँ, पहले मैं टेस्ट करूँ वो टेस्ट मुझे कैसे लगता है, तो मैं दूसरे को वो चीज़ नहीं देना है। उससे मेरे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और जैसे एज बढ़ जाती है, मैं देखती थी एक अंदर में जो है बचपना, बच्चा अभी भी कूद रहा है, अभी भी मैं नाचना गाना और सब कुछ पसंद करती हूँ, लेकिन साथ साथ में मुझे एक अपने आप में शांति से बैठना, जिसको लोग स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं, शायद वो वर्ड्स नहीं पता है, लेकिन उस प्रोसेस में मैं ज़रूर हूँ, जिसकी मुझे हमेशा ताकत मिलती रहती है। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे लोग आप जो भी करो, सबसे बड़ा ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ नहीं, ऐसे कहते हैं ना कि तन मन एंड धन। अगर तन आपका ठीक है तब मन आपका ठीक होगा, अगर मन ठीक है तो फिर तन एंड मन मिलाप से आप धन को ऑटोमेटिक आप करेंगे। और धन का अर्जन भी आप किस लिए, मैं हमेशा इस एज में पूछती हूँ कि मुझे करना है, क्यों करना है, उसका आंसर ज़रूर ढूंढती हूँ। जब तक इसका आंसर नहीं मिलता है मैं आगे वो नहीं करती हूँ, शांति से बैठती हूँ। लाइफ को एक जैसे एक आता है, एक मूवी की तरह देखती हूँ। और नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ परमानेंट, ये मुझे पता है। जीवन के बहुत थपेड़े हुए, पेरेंट्स भी चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए हैं, लेकिन जो चले गए नहीं, मेरे पास अभी क्या है और मैं किस तरह से चल सकती। मैं आई एम नॉट वर्किंग वुमन, लेकिन आई एम हाईली पेड वुमन, कि मैं किस तरह से घर का पैसा बचाती हूँ और किस तरह से क्वालिटी ऑफ फूड खुद कुक नहीं रख के खुद बना के बच्चों, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है। इवन जब फ्रॉस्ट बाइट था तो मुझे कुक रखना पड़ा था। तो एक ये मेरी जो पूरी बचपन से, तो मैंने अपना एक पार्ट बताया कि मैंने कैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसमें बहुत लोगों का हाथ है, लेकिन सबसे बड़ा जो कोई हाथ है तो वो आप खुद हैं, और वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक क्लास में डॉक्टर इकबाल का शेर में जो बचपन से सबको बोलते आ रही हूँ, इवन जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तभी भी होता था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे को खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। भगवान की 2 मिनट के रुक जाएगा कि हार्ड वर्क के आगे उसको कुछ तो देना है। अगर बहुत हार्ड वर्क करते हो, अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, डोंट वरी, उसके पीछे कुछ और आएगा। अगर यहाँ से कोई एक हाथ से लेता है तो दूसरे हाथ से देता है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, और जो और भी स्पीकर है मेरे लिए, मैं उनके साथ टच में भी रहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तो जस्ट शुरुआत है, देखते आगे कैसे होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।